दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार है। मैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाता हूँ और एक पेपर जो इस सेमेस्टर में है मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये सेमेस्टर 2 में ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। माइनर में भी है ये पेपर और मेजर में भी है। इस पेपर को हम हिंदी में कुछ यूँ कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आइन, दस्तूर। दूसरा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत। और तीसरा है सरकार, गवर्नमेंट। और हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के डेमोक्रेसी और भारत के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें रीडिंग्स लगी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो दस्तूर है, उस दस्तूर, उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान को जैसे ही आप खोलेंगे तो जो सबसे पहली बात जो आपको दिखेगी, जो सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। ठीक है। प्रीएम्बल को हम लोग हिंदी में उद्देशिका कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं उसको, उर्दू में उसको तमहीद कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये प्रीएम्बल जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों आप इस पे इतना जोर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो, कोई भी स्पीच हो, कोई भी बात हो, तो उसमें जो मुख्य बातें जो पहले आती हैं, जो उस किताब को इंट्रोड्यूस करती है, जो उस किताब का सार होता है, जो समरी होता है, जो उसका मेन पर्पस होता है उस किताब का, वो प्रीएम्बल है। हिंदी में कहेंगे इसे किसी पुस्तक, किसी दस्तावेज का जो परिचय जो होता है, जो उसके उद्देश्य को, उसके मकसद को, उसके पर्पस को जो बयान करता है, वही प्रीएम्बल हो जाता है। अब इसको कुछ यूं समझिए कि जैसे कोई बड़ा मकान बनता है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो आप उस बड़ी बिल्डिंग को हर वक्त किसी प्लेट पे उठा के कहीं नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग का जो मैप होता है, जो उसका नक्शा होता है, वो पूरे बिल्डिंग के बारे में आपको बयान कर देता है। कुछ ऐसा ही समझिए कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक मोटी किताब है, उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़िए, पढ़ना चाहिए। लेकिन पूरी किताब पढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि हम जल्दी में, कम समय में इस पूरी पुस्तक का जो सार है, इसका जो पर्पस है, इसका जो उद्देश्य है, जो इसकी मूल बातें हैं, जो मूल भावना है, उसको हम समझ जाएं, तो उसके लिए आपको प्रीएम्बल को पढ़ना होगा। ये प्रीएम्बल बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं है, ये आपको कुछ 100 शब्द, कुछ लाइन्स हैं। ये समझिए कि पैराग्राफ है,
इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों बना, उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य था, किन किन विचारों को उसके अंदर में समाहित किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश, किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री का सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ नहीं है। कोई कानून, कोई लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावनाओं से टकराता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, वो नहीं चल सकता है। इसलिए भारत के नागरिक होने के नाते, भारत में हम रहते हैं, तो हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब तो हमको और भी ध्यान से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, लेकिन जो उसका प्रीएम्बल है, जो उसका हम कहें कि जो उसका शुरुआती जो चैप्टर है, जो उसका परिचय है, जो उसकी तमहीद है, उसको ज़रूर पढ़ें। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है और इसमें कहते हैं ना कि सागर को गागर में भर लेना, इसी तरह से पूरा जो सागर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, पूरी भारत की जो पॉलिटी है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक पेज, एक पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, और आपको सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये प्रीएम्बल जो है, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि भारत जब आज़ाद हुआ, जब आज़ादी हमें मिल गई, तो उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश से मेंबर जमा हुए। उन्होंने तकरीबन 3 साल के आसपास में तमाम विषयों पे गहन बातचीत की, बहुत चर्चा हुआ, बहुत वाद विवाद सब कुछ हुआ, और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। और इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी, संविधान दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। और उस दिन भारत के लोगों ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कानून साज असेंबली जो है, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो जो उसका प्रीएम्बल जो था, जो उसका उद्देश्य जो है, जो उसका, वो एक पेज के अंदर में उसको आपको और हमको बहुत ध्यान से बार बार पढ़ना होगा। क्या है ये? मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। देखिए यहां पे टर्म आए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग आज पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरे मतानत के साथ हम ये अज़्म करते हैं कि हम भारत को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? भारत को हम कैसे निर्मित कर रहे हैं? एक सोवरेन कंट्री के तौर पे, जिसको हम कहते हैं संप्रभुता। सोवरेन एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिया जो है एक सोवरेन कंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत देश, भारत के लोग, भारत की सरकार अपने अंदरूनी मामलों में, हुकूमत करने में, अपनी पॉलिसी बनाने में पूरी तरह से आज़ाद है। और भारत की क्या पॉलिसीज़ होगी, भारत किस तरह की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियों को अपनाएगा, इसमें भारत पूरी तरह से आज़ाद है। कोई दूसरा देश इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है,
इस पे दखलंदाजी नहीं कर सकता है। भारत अपने मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से आज़ाद है। ये किसी का गुलाम नहीं है। ये वो दौर नहीं है जो भारत की पॉलिसी जो है लंदन में बना करती थी। भारत की पॉलिसी जो है अब भारत के अंदर बनेगी, भारत के लोग बनाएंगे और भारतीय अपनी भविष्य, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी का दबाव उस पर नहीं है। भारत किसी भी संधि को मान सकता है, किसी भी संधि को नहीं मान सकता है। भारत अपने लोगों के लिए कोई भी पॉलिसीज बना सकता है। इस पे कोई दूसरा और तीसरा देश जो है भारत को आके ये नहीं कहेगा कि आपको ये मानना है, हम आप पे दबाव डालते हैं, नहीं। तो भारत इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। इसका मतलब है सोवरेन। भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब ये हुआ कि भारत में एक समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था का मतलब है कि भारत में अमीरी गरीबी की जो खाई है उसको कम करने की कोशिश सरकार लगातार करेगी। भारत में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महकूम लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए सरकार काम करेगी। सरकार का काम लोक कल्याण का काम होगा। सरकार का काम होगा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ऐसे जो बुनियादी जो विषय हैं, जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, वो सबको मिलेगी। पैसे के लिए किसी का इलाज नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पैसे के बगैर कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुविधाएं दें, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। ऐसा नहीं हुआ कि इस देश में सिर्फ पैसे वालों का ही बोलबाला होगा। सोशलिस्ट व्यवस्था का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम करने की ज़रूरत है। गरीबों को, वंचितों को ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो धन का जो गैप है उसको कम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई मालोमाल हो जाए, कोई अरबपति खरबपति हो जाए और बाकी जो जनता है वो भूख से और प्यास से और दवाई के बगैर और शिक्षा के बगैर परेशान हो। ये एक समाजवादी व्यवस्था नहीं है। समाजवादी व्यवस्था सिर्फ मुनाफा को ध्यान में रखकर काम नहीं करती है, बल्कि लोगों के कल्याण को ध्यान में रख के काम करते। इसलिए भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो हमारे लीडर थे, उन्होंने भारत को न सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे कल्पना की, न सिर्फ भारत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उन्होंने पेश किया भारत को, बल्कि एक समाजवादी व्यवस्था के तौर पर भी भारत को उन्होंने पेश किया। इसका मतलब है कि कोई भी कानून अगर भारत में बनता है और कोई भी पॉलिसी बनती है और भारत के जो आपको जो सोवर्निटी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करे तो वो कानून आईन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर कोई भी कानून सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बना हुआ है और लोक कल्याण को वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है, जो उसकी आत्मा है, उसके खिलाफ है और ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा हो जाएगा। और तीसरी जो बात है वो है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है, कहीं लोग इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, कहीं इसको लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं, कहीं इसको गैर मजहबी कहते हैं। आसान शब्दों में सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ कि सरकार धर्म पर आधारित कोई पॉलिसीज नहीं बनाएगी, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हाँ, लोगों को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, लेकिन सरकार कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं ला सकती है कि उसमें धर्म ए के मानने वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी और धर्म बी के मानने वालों को सुविधाएं नहीं दी जाएगी। सबके लिए बराबर अवसर मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट होगी तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सब पढ़ सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि कोई अस्पताल है तो उसके अंदर में सब धर्म के लोगों का इलाज होगा। ऐसा नहीं होगा किसी इंसान को धर्म के आधार पर भेदभाव की जाएगी। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि धर्म के आधार पर सरकार कोई पॉलिसीज बनाए कि इस धर्म के मानने वाले बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिलेगा और दूसरे धर्म के बच्चों को मानने वाले को स्कॉलरशिप नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म के मामले में स्टेट न्यूट्रल होगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म पर आधारित कोई पॉलिसीज नहीं होगी। और चौथा जो वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शंस होता है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, सबको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, यहाँ पे सबको
अपनी बात रखने की आज़ादी है। यहाँ पे फैसले जो होते हैं वो लोगों के विचार के मुताबिक होते हैं, लोगों के जो मत होते हैं उसके मुताबिक होता है। किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलती है। यहाँ किसी राजा का रूल नहीं चलता है, किसी सामंती का रूल नहीं चलता है, किसी एक व्यक्ति का रूल यहाँ नहीं चल सकता है, बल्कि यहाँ पे जनता जो फैसला करेगी वही डेमोक्रेसी, वही यहाँ पे फैसला होगा, वही पॉलिसीज बनेगी, इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी है। और चौथी बात है कि यहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम है। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ पे देश के सर्वोच्च पद पर कोई भी व्यक्ति मतलब हेरिडेटरी आधार पर यानी डायनेस्टी के आधार पर नहीं हो सकता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो हैं वो सबसे बड़ा पोस्ट है, चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने बेटे को राष्ट्रपति बना दे। यहाँ पे कोई राजशाही नहीं है, बल्कि यहाँ पे गणराज्य, गणतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि जो देश का जो सर्वोच्च और टॉप पोस्ट होगा वहाँ पे चुनाव के जरिए लोग चुने जाएंगे। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी पिता ने वो कुर्सी जो है अपने बेटे को दे दी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में 26 जनवरी 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन उद्देश्य जो बन के तैयार हुआ ये हुआ कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री है, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया जो है एक रिपब्लिकन सिस्टम कंट्री है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भारत में जितने भी लोग हैं सबको जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा, सोशल न्याय दिया जाएगा और पॉलिटिकल न्याय दिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे प्रीएम्बल में आगे कहा गया है कि टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। यानी इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो अपने जितने भी शहरी जो होंगे, जितने भी नागरिक होंगे उनको न्याय देगा, सामाजिक न्याय देगा, आर्थिक न्याय देगा और राजनीतिक न्याय देगा। सामाजिक न्याय का मतलब होगा जात पात को खत्म करना, जात पात की गैर बराबरी को खत्म करना, समाज में कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको पाटना, सबके कल्याण की बात करना, गरीब से गरीब आदमी को भी मूलभूत सुविधाएं देना। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि समाज में सारे लोगों को वोट देने का अधिकार हो, तमाम वंचित तबकों को उनको चुनाव लड़ने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए, सबको समान अवसर होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जो भी गरीब, जो भी वंचित समाज के लोग हैं उनको भी सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनका जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक मिलना चाहिए, उनको एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि गरीब जो होंगे, जो दलित और पिछड़ा जो होंगे, वो अल्पसंख्यक होंगे, वो सिर्फ वोट डालेंगे और उनके बदले पॉलिसीज कोई और बनाएगा। ऐसा पॉलिटिकल जस्टिस का तकाजा नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि गरीब, महकूम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, सब लोग जो हैं पार्लियामेंट में पहुंचे, सब लोग शासन प्रणाली में हिस्सा ले, सब लोग मिल के देश को चलाएं। फिर यहाँ पे लिबर्टी की बात कही गई, स्वतंत्रता की बात कही गई, आज़ादी की बात कही गई, बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, किसी धर्म को मानने की आज़ादी, किसी भी तरह के पूजा पाठ को करने की आज़ादी, धर्म को मानने की भी आज़ादी और धर्म को नहीं मानने की भी आज़ादी। कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है। और फिर यहाँ पे इक्वलिटी की बात कही गई है, यानी समानता है, सबकी हैसियत की समानता है, स्टेटस की समानता है, सबको बराबर मौके मिलेंगे और सबके बीच में इक्वालिटी हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है, समानता, बराबरी प्रमोट करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कोई कॉलेज है तो उसमें सबको दाखिला मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज में किसी के लिए सीट खोल दिए जाएंगे और किसी को सीट में दाखिला नहीं मिलेगा, सबके लिए उसके दरवाजे खुले होंगे। कोई नौकरी होगी तो सबको उसमें नौकरी मिलेगी, नौकरी देने में भेदभाव नहीं होगा, एडमिशन्स देने में भेदभाव नहीं होगा। और फ्रेटर्निटी की बात कही गई है
कि हमें बंधुत्व, भाईचारा, मानवता की बात करनी है। हमें जो इंसान है, जो व्यक्ति हैं, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो गरिमा है, उसकी आदर की बात करनी है। और भारत की जो अखंडता है, जो देश की अखंडता है, जो उसकी एकता है, उसका भी हमें सम्मान करना है, उसको भी मजबूत करना है। और इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, इसने इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों को प्रदान कर दिया। भारत के लोगों ने इसे अपना लिया। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो पहला ही चैप्टर है, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल सार है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी रूह है, उसको बिल्कुल बयान कर देता है। जिस तरह से हम एक बड़े हांडी में चावल पका है कि नहीं पका है, उसको हम एक दाना को खा के हम पता कर लेते हैं। जिस तरह से हम पूरे समंदर को, पूरे सागर को एक गागर में समा लेते हैं, उसी तरह से भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सौ पेजेस में है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी अगर नहीं पढ़े हैं, तो जब तक नहीं पढ़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उसका मूल सार है उसको जान ले, तो आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल हैं उसको आप पढ़िए, उसको सोचिए। और जो भी उसमें टर्म्स आए हैं, जो भी उसमें शब्द आए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आए हैं, उसको बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो टर्म्स है वो बार बार रिपीट होगा। क्या क्या टर्म्स है? सॉवरेनिटी, संप्रभुता, मतलब भारत आज़ाद है अपने आंतरिक मामलों में, किसी का दबाव नहीं है। दूसरा, सोशलिस्ट, भारत एक समाजवादी और समाजवादी व्यवस्था है। यहाँ पे अमीरी गरीबी को कम करना है, अमीरी गरीबी की खाई को कम से कम करना है, और सबके लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना है। पैसा किसी के पास ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मर जाएगा, वो भूख से मर जाएगा, उसे शिक्षा नहीं मिलेगी, उसे हेल्थ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार का काम है लोक कल्याण का काम करना। प्रॉफिट के लिए ही सब कुछ काम नहीं होगा, बल्कि लोक कल्याण के लिए काम होगा। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में जो भी फैसले होंगे, जो भी पॉलिसीज बनेगी, वो जनता बनाएगी, किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलेगी। और भारत जो है एक रिपब्लिकन कंट्री है, यानी भारत में जो शीर्ष पद पर, जो टॉप पद पर जो व्यक्ति बैठा होगा, उसका चुनाव होगा। भारत में सरकारें चुनाव से चुनी जाती है। यहाँ पे कोई राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, यहाँ राजशाही नहीं है। और भारत के जितने भी नागरिक हैं उन्हें न्याय देना है, सामाजिक न्याय देना है, आर्थिक न्याय देना है, उनको राजनीतिक न्याय देना है। यहाँ पे स्वतंत्रता सबको देना है, सोचने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, किसी धर्म को, किसी पूजा पाठ पे चलने की स्वतंत्रता है, सबको बराबरी है। यहाँ पे समान अवसर है, हैसियत और स्टेटस के एतबार से सबको बराबरी है। यहाँ पे इंसानियत और फ्रेटर्निटी की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है, जो व्यक्ति की गरिमा, उसकी जो इज्जत है, उसका सम्मान करने की बात कही गई है, और देश की अखंडता और यूनिटी को मजबूत करने की बात कही गई है। तो अगर आप भारत के प्रीएम्बल को ध्यान से अगर पढ़ें और बार बार पढ़ें और इसको समझ लें, तो आप समझिए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिस्ट है, जो उसकी समरी है, जो उसका सार है, उसको आप समझ जाएंगे। और आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है वो आपको समझ में आ गई, आपको महसूस हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कोई भी बड़ा दस्तावेज कि भारत का नहीं है। और एक बार आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेंगे तो भारत की पॉलिटी, इसकी पॉलिटिक्स को भी समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार पढ़िए, उस पर सोचिए, और इस तरह से जो हमारा पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, उसको हम बेहतर तरीके से पढ़ें और समझें, और एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।